प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। कोयला घोटाले के बाद डीजल की कीमतें बढ़ाने और रसोई गैस की सब्सिडी सीमित करने और परचून में एफडीआई के फैसले हुए हैं। कोयला घोटाले पर रोष जता रहे विपक्ष को नए मुद्दों के साथ जोड़कर आंदोलन को तेज करने का मौका मिला है। गठबंधन सरकार में शामिल राजनीतिक दलों ने आपत्तियां जाहिर करनी शुरू कर दी हैं। इसी दौरान भाजपा और उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने का अभियान चलाया है। कोयला खदानों के आवंटन को लेकर केंद्र सरकार चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है और इस बार विपक्ष के निशाने पर खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। इस सिलसिले में भाजपा की युवा इकाई भाजपा युवा मोर्चा ने देश भर में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ थानों में शिकायत दर्ज कराई। युवा मोर्चा का आरोप है कि प्रधानमंत्री इस घोटाले के लिए खुद जिम्मेदार हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोयला घोटाले के जननी इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। वो 5 वर्षों तक कोयला मंत्री रहे। 142 कोयले की खदानें अपने मित्रों को, सहयोगियों को, उनके रिश्तेदारों को दे दी। देश को 1,86,000 करोड़ का चूना लगाया और उसके बाद देश के लोगों को डीजल के दाम बढ़ा दिए, रिटेल सेक्टर में एफडीआई को अलाउ कर दिया और ना कोई न्यायिक जांच बिठाई गई और ना ही कोल आवंटन रद्द किए गए, ना प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। हमारी मांग है प्रधानमंत्री पर एफआईआर दर्ज हो, न्यायिक जांच बिठाई जाए, कोल आवंटन रद्द किए जाए और प्रधानमंत्री इस्तीफा दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। दरअसल यूपीए सरकार इन दिनों काफी मुश्किलों में है। कोयला घोटाले ने तो कटघरे में खड़ा किया ही है। डीजल के बढ़े दामों, खुदरा व्यापार में एफडीआई जैसे मामलों ने सरकार को हाशिए पर लाकर रख दिया है। ममता बनर्जी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और सरकार अल्पमत में आ गई है। सरकार को घेरने का इससे अच्छा मौका भला विपक्ष को क्या मिल सकता है। लेकिन समस्या ये रही है कि सरकार की तरह अब तक विपक्ष भी कमजोर ही साबित हुआ है। मुद्दे तो इससे पहले भी कई आ चुके हैं, लेकिन विपक्ष कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाया। 2G स्पेक्ट्रम और स्पेस स्पेक्ट्रम के घोटालों में प्रधानमंत्री का जिक्र आते ही सरकार उनकी ईमानदार छवि की दुहाई देने लगती थी। मानो प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस समेत पूरा यूपीए कुछ भी सुनने के लिए तैयार ना हो। लेकिन कोयला घोटाले के बाद प्रधानमंत्री की ईमानदारी वाली छवि कुछ हद तक दागदार हुई है। इस बार सरकार भी उनकी ईमानदारी की पहले जैसी दुहाई नहीं दे रही है। शायद उनको अब इस शब्द के चमत्कारी होने का सच समझ में आ गया है। इसी छवि पर अगला हमला करने के लिए विपक्ष ने आवाम तक इस बात को पहुंचाने की राह अख्तियार की है। जब सड़कों से होते हुए जुलूस प्रधानमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थानों में जा रहा हो, तो चाहे थाने में रिपोर्ट दर्ज हो ना हो, लेकिन देखने सुनने वालों के मन में ईमानदारी का तिलिस्म जरूर टूट जाता है। खैर, इसी दौरान कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपीए के पिछले कार्यकाल में जो काम न्यूक्लियर डील ने किया था, अब की बार वही काम एफडीआई कर सकता है। लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष का आंदोलन कुछ हासिल कर पाएगा? क्या विपक्ष मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है? क्या विपक्ष सरकार के साथ लड़ाई को अंजाम तक ले जाने के लिए तैयार है? जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्यपाल जैन, जो भाजपा नेता हैं और चंडीगढ़ से सांसद रह चुके हैं, सुभाष चावला, जो कांग्रेस नेता हैं और चंडीगढ़ के मेयर रह चुके हैं, अजय भारद्वाज, जो एक पत्रकार हैं। आप सबका आज की चर्चा में स्वागत है। जैन साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जहां पर हमारा मुल्क है, उसमें जो यूपीए सेकंड है, उसके खिलाफ जो विपक्ष है, वो एक ऐसी हालत में है जब उनको लगता है कि ये फैसला कुन मौका आ गया है? देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ महीनों में जो घटनाक्रम तेजी के साथ घटा है, उससे एक बात साफ हो गई है कि यूपीए 2 वैसे जैसा मजबूत, यूनाइटेड, होमोजीनियस नहीं है जैसा पिछले यूपीए 1 में रहा है। एक के बाद एक घटक किसी न किसी मुद्दे पर आकर बाहर आ रहे हैं। कभी समर्थन वापस लेने की बात करते हैं, कभी वो एक ने समर्थन वापस ले लिया। ये तो यूपीए 1 में भी था, क्योंकि तब भी लेफ्ट के साथ ऐसा ही हिसाब किताब रहता था, टीएमसी के साथ भी रहता था, डीएम के साथ भी रहता था। लेकिन अभी कुछ माहौल कुछ उन दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है। यूपीए 1 की स्थिति में लेफ्ट बाहर से सपोर्ट कर रही थी और उसकी सपोर्ट के सहारे सरकार चल रही थी। इस बार कांग्रेस की संख्या ज्यादा है, 205 है, और उसको 3-4 ग्रुप लेकर उनकी अपनी मेजोरिटी बन जाती है। तो ये जो 3 मुख्य दल, डीएमके, एसपी और बीएसपी, टीएमसी,
जो उसकी समर्थन कर रही थी, जिसमें टीएमसी सरकार में शामिल है, डीएमके सरकार में शामिल है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सरकार के अंदर बैठी पार्टियां हैं, आउटसाइड सपोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा, वो सरकार के फैसलों से खुश नहीं है। एक ने त्यागपत्र देने की बात कह दी है, परसों त्यागपत्र दे देंगे। डीएमके त्यागपत्र तो नहीं दे रहे उनके मंत्री, लेकिन वो संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि कोई पार्टी अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में शामिल रखे हुए हो, वो मंत्रिमंडल में रह रहे हो, साथ ही सरकार की नीतियों का विरोध भी कर रहे हो। तो जो ये विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई है, मुझे लग रहा है कि ये सरकार अब बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। हाँ जी, चावला जी आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से इस देश में कोलिशन गवर्नमेंट का युग आया है, ये समस्या दोनों, चाहे एनडीए हो चाहे यूपी हो, दोनों के समय में आई है। आप इसको समस्या कहेंगे, या दूसरा मसला ये भी है कि हिंदुस्तान के लोगों ने जो जनमत दिया है वो एक कोलिशन को दिया है, बिल्कुल, और उसमें उसको समस्या क्यों माना जाए? मैं इसलिए मानता हूं, समस्या इसलिए मानता हूं कि इस देश के लोग किसी भी पार्टी को हो या किसी ग्रुप को हो या किसी अलायंस को 5 साल के लिए मैंडेट देते हैं कि आप 5 साल करिए, ग्रुप फॉर्म करिए, अलायंस। और हिंदुस्तान पर इनका लंबी देर तक असर होने वाला है। और आप अगर सरकार में शामिल एक दल से सलाह तक नहीं करते हैं तो उसको कैसे? देखिए, अब बाहर आके कुछ भी आरोप लगा दें, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कुछ तरीके होते हैं। कैबिनेट में वो बाइकआउट कर दें, यूपीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी में जाए ना, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे उसमें कहें जी मेरी आके मेरे से बात ना करो। बातचीत कहाँ होगी? आपको मालूम होगा, 15 दिन पहले आनंद शर्मा जी जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, बंगाल तक गए, उनके साथ 2 घंटे मीटिंग की। तो एफडीआई पे मीटिंग होगी, कॉमर्स मिनिस्टर जाएगा, एक चीफ मिनिस्टर से मिलेगा। यहां तक कि पिछले दिनों खबरें आई होंगी आपको कि कैसे पैकेज पुकेज के मामले थे जिसमें शायद वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। ये कई मामले हैं, मैं याद करा दूं, एनडीए में उस वक्त 2 मिनिस्टरों की ड्यूटी थी, सिर्फ एक जयललिता को मनाने के लिए, एक ममता बनर्जी को मनाने के लिए। रोज कोई बंगाल जा रहा है और कोई चेन्नई जा रहा है। ये होता है, इसमें कई तरह के आते हैं। वो सरकार के बाहर कभी नहीं हमने जाने दिया, 5 साल सरकार चलाई, अभी भी बाहर नहीं गई वो, शायद ये कहते हैं संभावनाओं के खेल हैं, अभी चल रहे हैं, क्या होता है इसके पीछे। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि ये हमारे लिए नया नहीं जो आज ये विपक्ष कर रहा है, पिछले 2 साल से हो रहा है हमारे साथ। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, जल्दी आना चाहते हैं सत्ता में, 5 साल पूरे करना नहीं देते। डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। कभी अन्ना हजारे की बैसाखियां ढूंढते नहीं, एज लॉन्ग एज आपके पास नंबर है विपक्ष आपको कुछ अभी भी हम मेजोरिटी में हैं। आज 307 में से 19 गए हैं। आज भी हमारी सरकार माइनॉरिटी में नहीं है। रिपोर्ट पे मैं एग्री नहीं कर रहा कि हम माइनॉरिटी में आ गए हैं। सरकार को बाहर से, जैसे इन्होंने खुद कहा, लेफ्ट भी यहाँ तक एफडीआई का मुद्दा है। एफडीआई के मुद्दे पे जो अलग अलग पार्टीज हैं, खासतौर पे टीएमसी, डीएमके, ये अपनी रिजर्वेशन बताती रही हैं, हमेशा बताती हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि बहुत सी पार्टियां एनडीए में भी कर रही हैं? जिस दिन पहले दिन पार्लियामेंट में प्रणब मुखर्जी ने एफडीआई पे बात अभी की, तो जो सरकार अभी है उसकी बात उसी सरकार की बात कर रहा हूं। Congress is facing a serious crisis. ये सारी एक लड़ी चल रही है जो कोलगेट के बारे में, कोलगेट के बारे में जब कैग की रिपोर्ट आई तो देयर वाज अ सडन क्राइसिस इन यूपीए 2, जिसको फेस करना या हैंडल करना इनके लिए मुश्किल हो गया। अब वो एक मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो गया था, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई, ऑपोजिशन पूरा ने सेशन कुछ नहीं करने दिया। तो हालांकि हाउ राइट इट वाज और हाउ रॉन्ग इट वाज अ मैटर ऑफ डिबेट, बट सिंस द क्राइसिस वाज बिल्डिंग अप एंड कांग्रेस एंड यूपीए 2 दे वर ऑन बैक फुट, तो उन्होंने सडनली दे प्लेड अ कार्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस का। सो दे टुक द एजेंडा टू फाइनेंस पोजीशन, लाइक दे हाइक द प्राइसेस ऑफ डीजल, और उन्होंने एफडीआई का एक शुरू कर दिया इशू, विच वाज ए नॉट ए डेड इशू बट इट वाज एन इशू विच वाज लाइंग इन अ कोल्ड स्टोरेज। तो सडनली एक तो डाइवर्ट होगी डिबेट, दूसरी तरफ डाइवर्ट होगी। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से ममता हैज डिसएग्रीड, तो मुझे लगता है वो जो क्राइसिस चल रहा था कोलगेट की वजह से, वो शायद ज्यादा प्रेसिपिटेट हो गया है। हालांकि जो इनकी चाल थी कि इकोनॉमिक एजेंडा ले जाएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम सडनली विल स्टार्ट, और पीसी चिदम्बरम जी का कहना था कि अक्टूबर 30 तक देयर विल बी मोर रिफॉर्म्स कमिंग, सो इकोनॉमी व्हिच हैज बीन वेरी स्लगिश ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स विल गेट इनटू न्यू काइंड ऑफ बुओयंसी, एक नया उसमें उभार आएगा, एक नई जान आएगी इकोनॉमी में। तो दैट वाज सिंपली टू श्रग ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस इन व्हिच यूपीए वाज। लेकिन ममता के विड्रॉ करने के बाद, हालांकि ममता ने फ्राइडे तक का टाइम भी दिया है,
कि अगर आप कोई मतलब शी हैज लेफ्ट ए चांस फॉर सम काइंड कहीं ना कहीं नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी है कि अगर सरकार कुछ रोल बैक करती कुड हैव डन इमीडिएटली, क्योंकि पहले भी 3 दिन का नोटिस ममता ने दिया हुआ था व्हिच एक्सपायर्ड टुडे, एंड देन नाउ शी इज विथड्रॉन कंप्लीटली एंड स्टिल शी हैज गिवन टाइम टिल फ्राइडे. So certainly she is going easy on it. She has kept herself open for negotiations. Whether Congress goes in for negotiation or not, that is for them. But certainly it has precipitated the crisis which was carrying on from the Colgate onwards. हाँ जी, जैन साहब, पिछली बार लगातार जब भी कोई मुद्दा आया, चाहे वो 2G का हो, चाहे उसके बाद स्पेस स्पेक्ट्रम का हो, तब जब भी आप प्रधानमंत्री के बारे में सवाल पूछते थे तो कहा जाता था कि ईमानदारी, उनकी ईमानदारी शक के दायरे में नहीं है. लेकिन पिछले 3 महीने का जो है दौर, उसमें वो लगातार उन्हीं के ऊपर फोकस हुआ है. आपको क्या लगता है इसके कारण जो विपक्ष का आंदोलन है उसको ज्यादा कुछ इम्पीटस मिला है? नहीं, अभी तक कांग्रेस पार्टी जब भी कोई क्राइसिस होता था, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे मंत्रियों पर, तो बहुत जोर से एक बात कहती थी, प्रधानमंत्री जी की छवि पे दाग है, प्रधानमंत्री की छवि पे दाग है. 2 मामले ऐसे आए हैं जिनके कारण से देश की जनता के मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा हुई हैं. 2G स्पेक्ट्रम में प्रधानमंत्री जी ने एक ही स्टैंड लिया. मुझे मालूम नहीं था, फाइल मेरे पास नहीं आई थी, मेरी जानकारी में नहीं था. हालांकि मैं समझता हूं कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री के लिए यह कहना कि भी मुझे मालूम नहीं था कि मेरा मंत्री मेरे अंडर क्या कर रहा है, अपने आप में बहुत गंभीर मामला है. बिल्कुल, इसको भी माफ नहीं किया जा सकता था. लेकिन जो कोयला का मामले का स्कैंडल आया है, इसके तो स्वयं प्रधानमंत्री मंत्री थे, उनका मंत्रालय था. तो 2G स्पेक्ट्रम के बाद अगर राजा को जेल जाना पड़ सकता है, उनको त्यागपत्र देना पड़ा, सुरेश कलमाड़ी को गेम्स के बाद त्यागपत्र देना पड़ा, तो प्रधानमंत्री अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भाग रहे हैं? दूसरी बात, एक बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि जब यह मामला उठा, प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं इसके बारे में, हमारा बिल्कुल स्टैंड था क्योंकि वो जिम्मेवार है, वो त्यागपत्र दें. प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का मुद्दों पर कुछ कहने की बजाय ये कहे कि मेरी खामोशी ने बहुत सवालों से अच्छी है, बहुत जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, मैंने बहुत सवालों की आबरू रख ली. प्रधानमंत्री जी, सवालों की आबरू रखने के लिए नहीं है. आबरू देश की है, आबरू संसद की है, आबरू आपकी सरकार की है, आबरू आपकी अपनी है. वो आबरू तो बेआबरू आपने कर दी ना. आज तक प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, आज तक प्रधानमंत्री का क्या स्टैंड है उस पर नहीं बोल रहे. आप उस पर सीबीआई की इंक्वायरी कराने को तैयार हैं या नहीं तैयार है, उस पर आप नहीं बोल रहे. हाई लेवल की इंक्वायरी करने को आप तैयार नहीं है. आप अगर बाकी लोगों से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लाल बहादुर शास्त्री त्यागपत्र दे सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ने त्यागपत्र दिया लोकसभा से, येदियुरप्पा ने त्यागपत्र दिया, अशोक चौहान ने कर्नाटका में महाराष्ट्र में नुकता बिल्कुल स्पष्ट हो गया. मैं आपका जो सवाल है वो लेकर चलता हूं. हरियाणा से कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी. वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप सुन रहे थे कि सत्यपाल जैन प्रधानमंत्री से लेकर तमाम यूपीए 2 के बारे में जो बोल रहे हैं, और इस वक्त पूरा विपक्ष का आंदोलन देश में चल रहा है. आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बीजेपी का दोहरा आचरण है और दोहरे मापदंड है. सतपाल जैन जी एक अच्छे वकील हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि देश के अंदर कोई भी माइन, चाहे मेजर माइन 2 तरह की है, छोटी जो माइन है जिसे हम माइनर मिनरल कहते हैं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और जो मेजर मिनरल है वो भी सेंटर जरूर देता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी मिनरल दी ही नहीं जा सकती. और मैं जैन साहब को याद दिलाऊंगा कि जब मैं 1982 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा में काम करता था, तो इस माइन एक्ट के तहत ही मैंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि माइन एक्ट क्या कहता है. तो ये जो दोहरे मापदंड है इनके, एक तरफ इनके मुख्यमंत्री विभिन्न पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को रिकमेंड करते हैं कि भाई इनको कॉल ब्लॉक दिया जाए, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं. यूपीए गवर्नमेंट ने कुछ कमेटी बनाकर, कुछ सिस्टम बनाकर तो कोल ब्लॉक अलॉट किए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 32 कोल ब्लॉकों में 16 कोल ब्लॉक बगैर कोई कमेटी बनाए सीधा मुख्यमंत्री की सिफारिश लाते थे, दे देते थे. और जिस जिंदल पर ये आप आजकल आरोप लगाते हैं, उस जिंदल को सबसे पहले 4 कोल ब्लॉक इन्होंने ही दिए हैं. हाँ जी. जिस जायसवाल पर ये आरोप, लेकिन विद्रोही जी, सारी बात इस बात पे ले जाकर नहीं छोड़ी जा सकती कि बीजेपी क्या कर रही थी. इस वक्त जो पूरे मुल्क के सामने है वो ये है कि कितने रुपए का नुकसान पूरे देश को हुआ है इस कारण. देखिए, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि कैग ने जो अनुमान लगाया है कि 35 सालों के अंदर 1,86,000 करोड़ का नुकसान होगा, ये एक काल्पनिक चीज है. अब वो सही है गलत है मैं इसके विवाद में नहीं पड़ना चाहता, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब देश के अंदर कोई